आबादी की कितनी हिस्सेदारी। सवाल इस बात का नहीं है कि हमारी महिलाएं विधायक या सांसद बनकर पहुंचे, सवाल इस बात का है कि इस देश में जिस तरीके की लोगों का अपराध करने से अपराधी का भय खत्म हो गया। महिलाओं के कानून जिस तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि जो जिसका दर्द है, जिसकी पीड़ा है, वो उसे समझ सकता है, और उसी तरीके के कानून लोकसभा से बनने चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी चिंता है, ये हमारी परेशानी है। इसलिए हम आज इस विषय पर चर्चा करके अपने दर्शकों को इस विषय पर जानकारी देना चाहते हैं। हमारे बीच में जो पैनलिस्ट साथी हैं, मैं उनसे परिचय कराना चाहूंगी। जागृति राही जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे बीच में निधि जी, डॉक्टर निधि जी हैं। हमारे बीच में पद्मा जी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हमारी और पैनलिस्ट साथी जुड़ेंगी। हम उनसे परिचय कराते हुए अपनी कार्यवाही को, अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले जागृति राही जी को बुलाना चाहती हूँ। जागृति जी, महिलाओं को लोकसभा में जो प्रतिशत 18वीं जो हमारी लोकसभा हुई, उसमें जो हमारी महिला उम्मीदवार थी वो 7,971 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, परंतु इनके जीतने का जो प्रतिशत था वो 9.7% था। मतलब हम राजनीतिक दल अकेलों के ऊपर इस बात को नहीं छोड़ सकते। हमें ये भी देखना होगा कि जनता आखिर महिला प्रतिनिधियों को चुनकर क्यों नहीं लाती है, और जब महिला प्रतिनिधि चुनकर नहीं आती है तो राजनीतिक दल भी ऐसी महिलाओं को टिकट देने से कतराने लगते हैं। तो महिलाओं के प्रति समाज की जागृति कैसी हो कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा में हमारी महिला उम्मीदवार चुनकर आ सके, ताकि महिलाओं के पक्ष के कानून बन सके। और इस तरीके की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने जैसी चीजें भी होती हैं। महिला प्रतिनिधि अगर ज्यादा चुनकर आई तो हम सोचते हैं इसमें भी कुछ गिरावट होगी और राजनीति का शुद्धिकरण भी होगा। मैं जागृति को आमंत्रित करते हुए आए और अपनी जागृति जी। धन्यवाद आराधना जी। ये बहुत ही मेरा प्रिय विषय है जिस पे आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, धन्यवाद आपका। और सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को भी नमस्कार। ये बहुत मौजूद विषय है और जिस पे जितनी ज्यादा चर्चा की जाए आज उसकी जरूरत है। नई लोकसभा 18वीं बनी है और संसद में महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं। इस बार सबसे पहले तो उनको भी बधाई देनी बनती है जो चुन के आई हैं विभिन्न दलों से। और पॉजिटिवली अगर कहूँ तो उसमें सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस से क्या एक ही प्रदेश में है उनकी मुख्यतः पार्टी, फिर भी 11 सांसद चुन के आई हैं महिलाएं। और महुआ मोइत्रा नो डाउट एक प्रखर बुलंद आवाज है संसद में महिलाओं की। और उसके अलावा कांग्रेस से भी खास करके जो आसाम से चुन के महिला पहली बार मुस्लिम महिला एक सांसद यंग महिला चुन के आई है। कैराना से एक मुस्लिम बहुत ही जहां प्रभावित रहा है सांप्रदायिक हिंसा का, उस क्षेत्र से भी एक मुस्लिम लड़की चुन के आई है सांसद के रूप में। तो ये कुछ नई पीढ़ी की जो युवा महिलाएं आई हैं और बाकी जो तमाम पार्टियों के नेता हैं उन लोगों ने चुन के आई हैं और बड़ी संख्या में। लेकिन ये सारा परसेंटेज हम सब देख रहे हैं कि ये 13-14% मैक्सिमम जाता है संसद में हमारे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और इसकी तुलना अगर वोटिंग से करें तो आप देखेंगे कि वोटिंग जो है आधी आबादी का परसेंटेज पुरुषों से भी ज्यादा रहता आया है। तो जहां हमारी नागरिकता को लेकर और राजनीति को लेकर महिलाएं वोटर के रूप में सचेत नजर आती हैं, वहीं पे उनको प्रतिनिधित्व देने के मामले में पार्टियां क्यों पीछे रह जाती हैं या उनका चुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है।
ये हम लोगों के लिए, मैं जो समझ पाती हूँ अगर विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि इसका गहरा संबंध हमारी सामाजिक, आर्थिक और पूरी व्यवस्था जो है, सत्ता की और पावर स्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है, और उसको कहें तो सीधे तो एक पैट्रियार्कल और जेंडर का जो मामला है पूरा, उससे जुड़ता है ये बहुत गहरे रूप में। आसान नहीं होता है अभी भी किसी महिला के लिए चुनाव की प्रक्रिया में या आकर जो जिस तरह का इलेक्शन का पूरा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का ढांचा है, जिसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारी और चीजें इन्वॉल्व है, संगठनात्मक राजनीति में भी जिस तरह से मानसिकताएं हैं जो मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप में, वो सारा माहौल महिलाओं को हतोत्साहित करता है कहीं ना कहीं और उनको आगे देने के जाने में रोकता है। ये तो व्यक्तिगत महिलाओं की और उनकी इच्छा शक्ति की उसकी बात हुई। उनका संघर्ष 3 गुना होता है पुरुषों की तुलना में, मुझे लगता है। घर से भी संघर्ष, समाज से भी संघर्ष, और फिर राजनीतिक स्तर पर जो है उनकी अपनी आप जो चीजें हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि इसके लिए जो एक बहुत बड़ा माहौल है और जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक ढांचा है, वो सब जितना जिम्मेदार है उतना ही हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ, आजादी मिली, वोटिंग राइट मिला महिलाओं को बराबरी से, तो उम्मीद तो ये होनी चाहिए थी। इवन 73rd अमेंडमेंट हुआ और पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, तो उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि नीचे से जो है एक लीडरशिप उभर कर आएगी। आजादी की लड़ाई में हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं इन्वॉल्व हुई और उनका रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में और सरकार में रहा। तो ये परंपरा जो विरासत थी, ये क्यों नहीं आगे चल पाई और उस तरह से, और वो कहीं और शिफ्ट होती हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये पूरी तरह से अपने आप में अध्ययन का विषय है। और ये इस मामले में हम लोग बहुत सारे देशों से अभी बहुत पीछे हो गए हैं रिप्रेजेंटेशन के मामले में और भागीदारी के मामले में, और इससे मानसिकता जो है राजनीतिज्ञों की, पुरुषों की, वो स्पेस देने की बिल्कुल भी नहीं है। मैं सीधे सीधे कह रही हूँ, कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, लेकिन महिलाओं को बराबरी में संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक में रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में सभी पार्टियों के पुरुषों की मानसिकता नहीं है। ये एकदम साबित है इस बात से कि देखिए इतने सालों तक लटकने के बाद महिलाओं को लेके जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो बिल था आरक्षण का, उनकी जो आधी आबादी को हकदारी देने का, उसको लटका दिया गया फिर से, और उसको नहीं, एक तरह से उनको ऐसे लटका दिया गया जैसे जलेबी दौड़ करते रहो, पता नहीं वो कब लागू होगा, और भ्रमित करके रखा गया। और महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो इतने साल लग गए लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, क्योंकि सब केवल कोरम पूरा कर रहे हैं, उसको लेकर के कोई पहल लेता नहीं दिख रहा। अगर आप वो करें तो एक उदाहरण और है, आप देखिए कि कुछ पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने यूपी में प्रयोग किया। उनकी नेता प्रियंका गांधी जी जो है लीडरशिप में थी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, और उन्होंने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक बहुत अच्छा प्रयोग था और हम सबने बहुत वेलकम किया कि महिलाओं को जो है आधे टिकट बांटा गया और बड़ी संख्या में उनको चुनाव में उतारा गया, और उसका रिएक्शन देखिए समाज का, और रिप्लिकेशन उसका देखिए कि 2% पे आ गया उनका वोट, जबकि ज्यादा बेहतर तरीके से उसी साथ में उसी समय प्रशिक्षण से पराक्रम करके उन्होंने सेना तैयार करने के लिए एक 6 महीने का 100 दिन का कार्यक्रम चलाया था अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और वैचारिक प्रशिक्षण के लिए। लेकिन वो सारी प्रशिक्षण और उस सबको मैंने करीब से देखा, और मैंने देखा कि रिएक्शन था, बहुत ज्यादा रिएक्शन था कि ये क्या बात हुई, लड़कियों को, महिलाओं को इतना टिकट बांट दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये उल्टा जैसे कहते बैकफायर करना हुआ, तैयारी के बिना जो हुआ था, लोगों की मानसिकता नहीं थी। तो मैं ये सीधे सीधे देख रही हूँ कि अभी भी पार्टियों के अंदर खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को जो गांव-गांव में फैले हुए हैं, जो संगठनों में बैठे हैं, उनको ये समझाना सबसे पहले जरूरी है
कि भाई आपके संगठन में आधी आधी जिला की कमेटी हो, प्रदेश की कमेटी हो, बूथ की कमेटी हो, आप जब तक महिलाओं को वहां पे स्पेस नहीं देंगे तब तक पार्लियामेंट में वो लड़ेगी कैसे? कोई उम्मीदवार अकेले नहीं लड़ता है, चुनाव हर हाल में एक संगठन लड़ता है। और इसीलिए शायद आज 240 पे भले ही वाले आ गए हो, लेकिन उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 1% घटा है नेशनली देखिए तो। और जिन जगहों पर वो नहीं थे सत्ताधारी पार्टी के लोग, वहां पे भी उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। कारण उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका संगठन है, और उस संगठन में बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। और हम लोग वो चीज जो विपक्ष की विचारधारा, जो जिसको समाजवाद से मतलब है, जिसको गांधीवाद से मतलब है, जिसको इस देश का सीधे कहें तो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा लेकर के चलना है, उन लोगों के संगठनों में दुर्भाग्य से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बेहद कम है। और उसी का नतीजा है कि जब वोट पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग लुभावन नारे उछाले जाते हैं महिलाओं के लिए। अब अलग से बहुत सारी प्लानिंग की जाती है और कहा जाता है कि हम 1 लाख रुपए देंगे खाते में, ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे, लेकिन वो ग्रास रूट पे असर नहीं कर पाता, जा नहीं पाता है, क्योंकि खुद महिलाओं को इस बात पे यकीन नहीं होता कि उनके मुद्दों को लेकर या उनको एक वोट बैंक की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं। अभी ये बात समझ नहीं आती है। वो बेचारी अभी भी गांव की हो या शहर की महिला, वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है, महंगाई से परेशान, अपने किचन की महंगाई से परेशान है, उसके लिए वो मुद्दा है। और उसकी जिंदगी, परिवार की जिंदगी कैसे बेहतर हो, बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो, उसको एक आवास मिल जाए, उसको एक टॉयलेट मिल जाए, उसको गैस का चूल्हा मिल जाए, बेनिफिशियरी की तरह सोचने पे उसको बाध्य किया जाता है। या फिर उसके लिए एक सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है कि भाई वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, तो एक सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ हिंसा हो रही है। ये मैं मानती हूँ कि नागरिक के तौर पर महिला की ट्रेनिंग होना और उसको एक स्पेस मिलना बहुत अभी पीछे है। आप जिला पंचायतों के चुनाव देख लीजिए, पंचायतों के चुनाव देख लीजिए, वहाँ जरूर महिलाएं चुनकर आ रही हैं बड़ी संख्या में, पर लेकिन वो क्या हो रहा है वहां पे भी आप देखिए कि जिला पंचायतों के जीते हुए प्रतिनिधियों को किस तरह दबाव में लेके खरीद फरोख्त करके, या यहाँ तक हुआ कि यूपी में तो समाजवादी पार्टी की एक मतलब एक प्रतिनिधि का कपड़ा तक फाड़ डाला गया। तो इस तरह की जब घटनाएं राजनीति में होती हैं, महिलाओं के चरित्र को लेकर के बार बार उंगली उठाई जाती है या उस पर हमला किया जाता है, उनके पूरे मतलब व्यक्तिगत जीवन को लेकर के पार्लियामेंट तक में कमेंटबाजी हो जाती है, और इस तरह के जब गाली गलौज के इंसिडेंट होते हैं, वाहियात तरीके से बुलिंग की जाती है, तो ये सारी चीजों का असर भी महिलाओं के पॉलिटिक्स में आने और उनके चुने जाने पर पड़ता है। क्योंकि आमतौर पर एक ये धारणा या परसेप्शन बना दिया जाता है कि राजनीति तो पुरुषों का ही काम है, सत्ता की राजनीति और देश चलाने का काम या ये राजनीति करने का काम तो पुरुषों को मिला हुआ है। जो चाहे वो घर का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो, उसमें जो स्पेस, जितना स्पेस पुरुष अलाउ करेगा या देगा, उतने में उनको सीमित होना चाहिए। और इसीलिए आप पार्लियामेंट में भी चुन के जाने के बाद शायद ही कभी आपने देखा हो कि सारी महिलाएं एकजुट होकर महिलाओं के मुद्दे पर एक साथ बोली हो। जो भी 50-100 की संख्या में वो जीत के जा रही हूँ, वो एकजुटता के साथ अपनी राजनीति के लिए लड़ी हो, ऐसा बहुत रेयर दिखाई देता है। इवन अपनी खुद की पार्टी के फोरम पे भी ये बहुत रेयर दिखाई देता है, और उसका वजह वही डोमिनेंस है जो पैट्रियार्की से निकलता है। और इसीलिए आज भी इस तरह का स्पेस नहीं क्रिएट हो पाता जहां एक महिला खुद से 20 साल सामाजिक जीवन में रहने के बाद भी ये कहे कि हाँ हाँ ठीक है। मुझे बार लोगों ने बहुत उकसाया, मेरे साथ के लोग यही तमाम कहते रहे, जागृति आप चुनाव लड़िए, जागृति आप चुनाव, पर मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, नहीं भाई मेरे पास का नहीं है ये जो पॉलिटिक्स है, इसको इस तरह से करना। क्यों? क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस पॉलिटिक्स में करनी पड़ती है वो हमारे बस का नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। और जिस तरह से कहीं से भी कुछ भी पैसे लाकर और ज्यादातर वो ब्लैक मनी वहां इन्वॉल्व होता है, वो हम नहीं कर सकते, वो कॉम्प्रोमाइज हमारे लिए नहीं है। तो ये क्या है, ये जो तंत्र है ये अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने से रोकता है, ना केवल महिलाएं, तमाम अच्छे लोग जो हैं, जो समाज के लिए दरअसल डेडिकेटेड हैं, जिन
जिनकी लाइफ उन्होंने डेडिकेट की है सोसाइटी के लिए, वो सब हाथ जोड़ते हैं कि भाई इलेक्शन की पॉलिटिक्स नहीं 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 नहीं, इसमें कैसे जाना है। तो भाई पार्लियामेंट में फिर और अच्छे लोग कैसे जाएंगे। तो एक पूरा सिस्टम बिल्डअप करने की जरूरत है। उस दिशा में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा काम जो है अखिलेश जी ने इस बार किया है, दिखा है वो थोड़ा असर उस पे, वैसे ही राहुल जी इस पे लगातार कर रहे हैं और तमाम बातों, ये हो अच्छा है और ये होना चाहिए। और मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी फेलोशिप जैसा एक महिला शक्ति को अपने आप खड़ा करने के लिए किया गया, क्योंकि उनको फीडबैक है कि उनकी देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है उसमें भी महिला एक विंग है जिसमें महिला गिनती की है और रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये चिंता का विषय आज की डेट में सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए, और खास करके उन लोगों के लिए। आप देख लीजिए ना, हालांकि एक मायावती जी हैं जिनकी राजनीति कहाँ पे जाके खड़ी हुई। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि किताब आई है जो उस समय गेस्ट हाउस कांड का अभी बरसी बीती है 1-2 तारीख को, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर दिया। इतने साल तक सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स को डिरेल कर दिया और पूरे यूपी को जो अखाड़ा बना दिया संघ का। वो एक घटना थी, मैं मानती हूँ कि वो गेस्ट हाउस कांड की, और वो क्या थी, कहा ये गया, प्रचारित ये हुआ कि एक महिला के ऊपर आक्रमण किया गया और पूरा का पूरा जो प्रायोजित प्रोग्राम था वो उस महिला को विक्टिम बनाकर, जो 4 बाद में चीफ मिनिस्टर बनती है, दलित पूरी पॉलिटिक्स को लाइन से उतार दिया गया और सामाजिक न्याय की 2 पुरोधा जो पार्टियां थी वो आपस में भिड़ गई। तो ये इतने बड़े पैमाने पे षड्यंत्र किया गया जिस तरह का, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए, पॉलिटिक्स के लिए स्पेस बनाने के लिए शायद पूरी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। पैसे और मनी पावर और मसल पावर को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बुलंद तरीके से होगा और शायद इस देश का भविष्य भी सुधरेगा पॉलिटिक्स के रास्ते। धन्यवाद।